हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी के बारे में और हम इस टाइम इकोलॉजी में जो इकोसिस्टम वाला पॉइंट था या वो टॉपिक जो था इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार अगर पूरे यूनिट को हम थोड़ा सा समराइज करें तो हमने सबसे पहले देखा था कि इकोलॉजी क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, इंटरैक्शन किस तरीके से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने सक्सेशन देखा था। उसके बाद हमने इकोसिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया था। इकोसिस्टम के हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स वाले। उसके बाद हमने इकोसिस्टम में जो उसका फंक्शन होता है उसे स्टडी करना स्टार्ट किया था। एक वीडियो में हमने प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। प्रोडक्टिविटी डिस्कस करने के बाद हमने एनर्जी फ्लो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एनर्जी फ्लो में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, 3-4 वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें हमने एनर्जी फ्लो में कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज और जो आपका ये सारे कॉन्सेप्ट थे एनर्जी फ्लो वगैरह के, वाई शेप मॉडल, सिंगल जो मॉडल होता है एनर्जी का, वो सब कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। एक न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, देखिए नेचर में कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो वो अपने आप में एक होम्योस्टैटिस मेंटेन करती है या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। वो इक्विलिब्रियम जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आप अगर एक बार देखेंगे, पाथ देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी किसी भी लेवल पे टॉक्सिसिटी या फिर किसी भी लेवल में उसका एक्यूमुलेशन नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिक अगर एनिमल्स की का बर्थ हो रहा है तो मतलब उसने नेचर से जो है, जैसे मान लो अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसने इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिक मैटर या तो फर्दर किसी और जैसे कि हर्बीवोरस वगैरह में ट्रांसफर हो सकता है या फिर उसकी बॉडी नेचुरली डेथ हो सकती है। अगर उसकी बॉडी का नेचुरली डेथ होता है तो उसकी बॉडी फर्दर जो है वो फिर इनऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज हो जाती है। और वहीं पे अगर कोई हर्बीवोरस में ट्रांसफर होता है तो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो लॉस होती है वो भी अगेन उसी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। अगर हर्बीवोरस की फिर फर्दर हो सकता है कि उसे किसी कार्निवोरस ने खाया होगा या फिर उसकी बॉडी की नेचुरल डेथ हुई होगी या फिर मतलब उसकी बॉडी जो है वो फिर से डिकम्पोज होकर इसी एटमॉस्फेयर में या इसी न्यूट्रिएंट में या इसी सॉइल में जाके मिक्स हो जाती है। तो किसी भी लेवल पे अगर हम सब कुछ नेचुरली होने दें, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीजें ऐड ना करें, तो नेचर में जो भी प्रोसेस हो रही हैं वो एक इक्विलिब्रियम में होती हैं। हर स्टेप दूसरे स्टेप की वजह से इन्फ्लुएंस होता है और सारे स्टेप मिलके एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे हमारे में क्या है कि अब हमारे में अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से किसी की बॉडी की डेथ होती है तो फिर उसे जला दिया जाता है, कहीं पे उसे जो है दफन कर दिया जाता है। तो जो भी चीज़ें होती है उसमें हम क्या करते हैं कि एक्सेस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। किसी धर्म में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किसी मान्यता के हिसाब से लोग क्या करते हैं कि बॉडी जब डेथ हो जाती है तो उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों पर या फिर ऐसे जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ऐसे किसी पर्टिकुलर पहाड़ वगैरह पे उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनका मानना ये है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो नेचर से मिला है और हमें लास्ट में नेचर में ही मतलब कि अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। जैसे अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो यहाँ पे जलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस हीट जनरेट होता है, जो है कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है वो जनरेट होती हैं। एक तरीके से प्लांट उतना ईंधन हमें ज़रूरत होता है जो कि उतनी एनर्जी जो है हम यूज़ कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम जो है कि अदर धर्म की बात करें जहाँ पर दफनाने की बात होती है तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जो लैंड होता है, भले ही वहाँ पर जो है कि ऑर्गेनिक मैटर इनरिच हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है कि पर्टिकुलरली देखा जाता है कि वहाँ पे सीमेंट वगैरह से उसे बिल्कुल पक्का कर दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसे अनायास जो है कि आप इतना ज़्यादा बिना किसी मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नेचर में नहीं होता। कोई पक्षी मर जाती है तुरंत उसकी बॉडी वहीं पर डिकम्पोज हो जाती है या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म आके उस पर फीड कर लेते हैं, जैसे स्कैवेंजर वगैरह है। तो ये जो पूरा साइकिल है कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है, जो ट्रैप्ड न्यूट्रिएंट है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे डिफरेंट एलिमेंट जो हमारी बॉडी में आज प्रेजेंट है वो किस तरीके से एक पाथवे में रन करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास है। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई वो बस इसलिए था क्योंकि आप रिलेट कर पाओ कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि सारा का सारा इनऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ट्रैप हो जाए और वो इस फॉर्म में प्रेजेंट ना रहे कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाए, तो वो न्यूट्रिएंट फर्दर जो है हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में मूव नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में मान लो 78% जो है वो नाइट्रोजन
है जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। बट फर्दर प्लांट जो है कि या कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल टू यूटिलाइज दैट नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द N2 फॉर्म, या फिर जो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसे कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखता। उस N2 को या उस मॉलिकुलर जो नाइट्रोजन होता है उसे केमिकल फॉर्म में या उसकी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कुछ प्रोकैरियोट्स द्वारा, और उसके बाद वो अवेलेबल फॉर्म हमारे लिए हो जाता है जिसे कि प्लांट जो है कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करके वो अमाइनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का सिंथेसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम सिंपल सा समझे, हमें आज की वीडियो में पढ़ना यही है कि जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है किसी इकोसिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट का किसी इकोसिस्टम में साइक्लिंग होता है, वो किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। एक मिनट, मैं एक बार स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जब तक वो N2 जो है, जो नाइट्रोजन का ये वाला फॉर्म है, जब तक ये फॉर्म चाहे तो नाइट्रेट, चाहे तो नाइट्राइट, चाहे तो अमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक ये कोई भी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये इसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो भले ही ये नेचर में प्रेजेंट है लेकिन ये ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए कॉम्पैटिबल नहीं है या प्लांट्स के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। तो सपोज करो कि अगर सारा का सारा नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता तो प्लांट अपने बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाते। देखते नहीं कि अगर खेत में थोड़ा सा भी नाइट्रोजन कमी होता है तो प्लांट की ग्रोथ छोटी हो जाती है, लीफ साइज छोटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज लेट आ जाता है। तो बहुत सारे हमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं अगर खेत में चाहे नाइट्रोजन, चाहे पोटेशियम, चाहे जो है कि कैल्शियम वगैरह कुछ भी कम हो जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है कम हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट जाती है। और अगर प्लांट अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा तो जो फर्दर ट्रॉफिक लेवल है उनको उनकी एफिशिएंसी कंप्लीटली या उनको अपना न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर लेवल में जो न्यूट्रिएंट है वो इस फॉर्म में, कुछ न्यूट्रिएंट इस फॉर्म में प्रेजेंट हो कि वो दूसरे फॉर्म में जो है कि कन्वर्ट हो सके। जैसे नाइट्रोजन अगर इस तरीके से आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये इजिली जो है प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो प्लांट उसे फर्दर फिर और कॉम्प्लेक्स पार्ट में जैसे इनऑर्गेनिक फॉर्म से उसके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट एंजाइम, ये सब सिंथेसाइज करेगा, और जिसके फलस्वरूप जो है प्लांट अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव करेगा। ग्रोथ अचीव करने की वजह से उसका जो प्रोडक्टिविटी रेट रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सब कुछ आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से डिफरेंट न्यूट्रिएंट की साइकिल चलती है। अब न्यूट्रिएंट जैसे देखिए, हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इट एंटर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड रिलीज फ्रॉम द डिकम्पोजर, या फिर लास्ट जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं वहां से वो रिलीज हो जाता है। लेकिन वहीं पे न्यूट्रिएंट क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में जो भी न्यूट्रिएंट था वो पहले भी प्रेजेंट था और आज भी प्रेजेंट है, बस वो किसी एक फॉर्म से दूसरे। हो सकता है कि आज आपकी बॉडी में जो प्रोटीन हो उसके लिए जो नाइट्रोजन यूज हुआ हो, कल वो नाइट्रोजन किसी प्लांट की बॉडी में रहा होगा, उसके पहले वो नाइट्रोजन हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहा होगा। तो क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो खत्म नहीं होते, वो इसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, बस ये हो सकता है कि उनका फॉर्म जो है वो अलग अलग हो सकता है। कभी किसी इकोसिस्टम में वो सॉइल में ज्यादा हो सकते हैं, किसी इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मैटर करता है कि वो कैसा इकोसिस्टम है, उस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। अदरवाइज जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इसी एक क्लोज इकोसिस्टम की तरह, हमारी जो अर्थ है इसे क्लोज इकोसिस्टम की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ से बाहर जो है न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो इसी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दूं, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल को समझेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो 4 डिफरेंट फॉर्म में, या न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट है वो 4 डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उनके बेसिकली 4 प्रकार के रिजर्वायर हो सकते हैं। दो रिजर्वायर ऐसे हैं जिनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में स्टोर होता है, और 2 ऐसे रिजर्वायर होते हैं जहां पे वो न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, कुछ होते हैं अवेलेबल फॉर्म और कुछ होते हैं नॉन अवेलेबल फॉर्म।
तो क्या होता है, किस तरीके से एक सिंपल सा पाथवे आप समझ सकते हैं जिसके हिसाब से आप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 रिजर्वायर है किसके, न्यूट्रिएंट के। यहाँ पे हम किसी स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक ऐसा कह सकते हैं फ्लो चार्ट समझने वाले, एक ऐसा डायग्राम समझने वाले हैं जिसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट, चाहे वो कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, इट इज आइदर सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सा भी, वो किस किस फॉर्म में या कैसे कैसे अवेलेबल हो सकता है किसी इकोसिस्टम में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा रिजर्वायर फर्स्ट, ये है रिजर्वायर सेकेंड, मान लो ये है हमारे पास रिजर्वायर थर्ड और ये है हमारे पास रिजर्वायर फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास 4 रिजर्वायर्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि पहला और दूसरा जो रिजर्वायर है ये ऑर्गेनिक नेचर का है, पहला रिजर्वायर भी ऑर्गेनिक नेचर का है और दूसरा रिजर्वायर भी ऑर्गेनिक नेचर का है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे। वहीं पे थर्ड की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं कि ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रिजर्वायर है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रिजर्वायर है, इट इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिजर्वायर। तो हमारे पास 4 रिजर्वायर हैं, 2 ऑर्गेनिक मैटर, 2 इनऑर्गेनिक मैटर। एक चीज और कि हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है ऑर्गेनिक में, कि चाहे वो जो रिजर्वायर है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है वो क्या हो, यूजेबल फॉर्म में हो, चाहे तो वो नॉन यूजेबल फॉर्म में, मतलब कि चाहे उस रिजर्वायर का यूज दूसरे ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, उस न्यूट्रिएंट का यूज जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लो ये क्या है, अवेलेबल है एज अ न्यूट्रिएंट, क्या है, अवेलेबल है एज अ न्यूट्रिएंट, लिख लेंगे पूरी स्पेलिंग आप लोग। और ये वाला भी क्या है, ये वाला भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी हमारे पास एज अ न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। ये नॉन अवेलेबल फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, नॉन अवेलेबल फॉर्म है, और ये वाला भी हमारे पास नॉन अवेलेबल फॉर्म है। मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जो रिजर्वायर ए है वो ऐसा रिजर्वायर है जो कि हमारे लिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एक अवेलेबल न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, मतलब उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकता है। वहीं पे बी वाला जो है वो ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है जो डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर सकता। सी वाला जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर भले है लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में है। डी वाला जो है वो नॉन अवेलेबल फॉर्म में है और वो कैसा है, इन नेचर वो इनऑर्गेनिक है। इतनी चीज समझ में आई? अगर इतनी चीज भी अभी तक समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अभी कुछ ऐसी चीजें समझेंगे कि वो ये चीजें भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अभी तक हमने ये कहा कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो किसी इकोसिस्टम में इन 4 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। 2 फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर से मतलब कि रिलेटेड है और 2 जो है इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में भी एक अवेलेबल फॉर्म है, एक नॉन अवेलेबल फॉर्म है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि कोई सॉइल में क्या है, कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट जो है प्लांट अब्सॉर्ब कर सकता है, वो अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉर्म भी ऐसा है जिसे प्लांट इजीली एब्सॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो इजीली एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है इस न्यूट्रिएंट की, वो क्या करती है, यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, मतलब कि इनऑर्गेनिक मैटर है जो कि इजीली किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स द्वारा। ये इनऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट था, इसलिए ये जो है कि अदर के द्वारा एब्सॉर्ब किया गया, प्लांट्स द्वारा मान लो एब्सॉर्ब किया गया और इसे सिंपली जो है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये प्रोसेस क्या कहला सकता है, ये प्रोसेस क्या कहला सकता है, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कहला सकता है फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मैटर जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट मतलब कि एब्सॉर्ब किया जाता है प्लांट द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा ये फर्दर जो है किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में। एक चीज और हो सकता है कि प्लांट में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है
ये डिकम्पोजिशन द्वारा, रिस्पायरेशन द्वारा या फिर अदर मैटर, अदर फंक्शन द्वारा जो ऑर्गेनिक प्रेजेंट हमारे पास न्यूट्रिएंट है वो फर्दर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट में है हमारे पास कि मान लो अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो नॉन अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि आज मेरी बॉडी है, इन फ्यूचर मेरी डेथ हो जाती है, मेरी बॉडी ऐसे पार्ट्स में, मेरी बॉडी जो डेथ होती है वो ऐसे पार्ट में रहती है जहाँ पे बायोलॉजिकल जो माइक्रोब का डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाती। तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? प्रिजर्व हो जाएगी, फॉसिलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो फॉसिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक फॉर्म न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल फॉर्म में था वो अब नॉन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस है ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को नॉन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि वो जो फॉसिल्स है उसे तो कोई ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म उसे यूटिलाइज नहीं किया है, इसीलिए तो वो फॉसिल्स में बन गई है, फॉसिल में कन्वर्ट हो गई है। तो फॉसिलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पे एक ऑर्गेनिक मैटर को उसका अवेलेबल फॉर्म से नॉन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी तक हमने क्या क्या समझा, समझ में आया? अब हो सकता है कि इस फॉसिल्स को यहाँ पे रहते हुए बहुत साल हो जाए, यहाँ पे ये फॉसिल जो है बहुत साल पे एक हाई प्रेशर वगैरह पे मेंटेन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ से आपको कोल देखने को मिल सकता है, यहाँ से आपको पेट्रोल देखने को मिल सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहाँ पे जो है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। इन फॉसिल्स फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे, जब मान लो कि ये फॉसिल्स फ्यूल के जो माइल्स वगैरह है वो हमको मिल गए, अब हमने क्या किया? इसको बर्न करना स्टार्ट किया, इसको बाहर निकाला और जलाना स्टार्ट किया। जब हम इसे जलाएंगे तो हमें कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो इसके एस वगैरह मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे? इनऑर्गेनिक उसमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो जो हमारे पास नॉन अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म था, जब उसे हम बर्न करते हैं, जब हम कोल, पेट्रोलियम इन सबको क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास ये जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं बर्न फॉसिल फ्यूल। तो जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब ये हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर वो है फर्दर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद और क्या हो सकता है कि जो इनऑर्गेनिक मैटर हमारे पास अवेलेबल फॉर्म में है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो सकता है इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म में। कैसे? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन देखा है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जब फॉसिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, मतलब जो आपका सॉइल है, जो आपका न्यूट्रिएंट है, वो एक जगह जाके सेडिमेंट होने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अवेलेबल फॉर्म्स होता है वो नॉन अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करते हैं? ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर को अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या हो सकता है कि जो रॉक्स वगैरह होते हैं इनमें वेदरिंग वगैरह होती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होती है? वेदरिंग होती है और सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन वगैरह की वजह से जो इनऑर्गेनिक नॉन अवेलेबल फॉर्म होता है, इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू जो है कि इनऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म्स। तो इतनी चीज समझ में आई, कि हमने क्या क्या देखा। ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, जो एयर है, जो सॉइल है, वो सारी चीजें जहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास जो है जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये है हमारा जैसे प्लांट बॉडी हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, तो वो क्या है? हमारे पास अवेलेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसी में आप डिफरेंट इकोसिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल को सेट कर सकते हैं। सिंपल सा अगर शॉर्ट में हम रिवाइज करें तो कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो 4 फॉर्म में हो सकता है। चाहे तो वो ऑर्गेनिक होगा तो अवेलेबल फॉर्म में होगा, चाहे तो वो ऑर्गेनिक अनअवेलेबल फॉर्म में होगा। यहाँ पे नॉन मैंने लिखा है, अनअवेलेबल भी ज़्यादा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। चाहे तो थर्ड में क्या हुआ कि वो इनऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म में होगा, चाहे तो वो इनऑर्गेनिक अनअवेलेबल फॉर्म में होगा। तो 4 डिफरेंट टाइप्स है या 4 डिफरेंट कह सकते हैं फॉर्म है किसी भी न्यूट्रिएंट के प्रेजेंट होने के। अब ये चारों जो फॉर्म्स होते हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। एक इनऑर्गेनिक मैटर प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर फर्दर एक्सक्रीशन द्वारा, रिस्पायरेशन द्वारा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो हमारी बॉडी से डेली फीसेस मैटर निकलते हैं, है तो वो ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन आफ्टर डिकम्पोजिशन वो फिर से इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म फर्दर कन्वर्ट हो सकता है ऑर्गेनिक इनअवेलेबल फॉर्म में। कैसे? वहां पे फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस, हालांकि ये बहुत रेयर प्रोसेस है, इस फॉर्म में न्यूट्रिएंट बहुत रेयरली जाते हैं, बट जाते तो है। तो ऑर्गेनिक के अवेलेबल फॉर्म से अनअवेलेबल फॉर्म में जा सकते हैं। अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या हो सकता है कि जैसे फॉसिल्स वगैरह, फॉसिल्स फ्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, तो उन फॉसिल्स फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो वो फिर से हमें इनऑर्गेनिक के अवेलेबल फॉर्म मिल सकते हैं, और अगर इनऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर्म में तो ये फर्दर इसी साइकिल से जो है कि रन कर सकता है। लास्ट में है हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर जो कि अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये रॉक्स इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं कि इनका वेदरिंग वगैरह होगा, सॉइल इरोजन वगैरह होगा, तो ये फर्दर जो है वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, वरना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप थोड़ा सा सुंदर सा फ्लो चार्ट अपने एग्जाम कॉपी में बना लीजिएगा, या तो मान लो मैंने खचपच मचाई रखा है। ये क्या है? रॉक्स वगैरह है, मिनरल्स यहाँ पे है, यहाँ पे रॉक्स वगैरह के फॉर्म में, यहाँ पे क्या है? फॉसिल्स के फॉर्म में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर या सॉइल के में है, और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अब चलिए हम वन बाय वन करके न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जानते हैं, और न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जानने के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइकिल है न्यूट्रिएंट के उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। दिया क्या है? न्यूट्रिएंट फ्लो इन अ इकोसिस्टम इज अ साइक्लिक प्रोसेस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एनर्जी फ्लो जो है डायरेक्शनल होता है, बट जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है साइक्लिक होता है, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि सब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल रूप में प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या दिया है? एवरी मैटर दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पासेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। जो भी न्यूट्रिएंट किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आज के टाइम में आपको प्रेजेंट दिखाई देता है, वो इसी एटमॉस्फेयर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है, या फिर वहां से ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक रॉक हो गया तो वो क्या है? एक रॉक हो गया तो वो क्या है? आपका एबायोटिक है। वहीं पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो न्यूट्रिएंट आता है तो वो बायोटिक की तरह काम करता है। तो ये इस तरीके से इंटरचेंजेबल फॉर्म में चलता रहता है। The movement of element through atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere generally termed as the biochemical cycle। मतलब कि आपका रॉक के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में, वाटर में, डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट स्पीयर्स में ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल का जो ट्रांसफर होता है या जो कन्वर्जन होता है या मूवमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायोलॉजिकल, जियो मतलब कि आपका जो अर्थ है या जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है, जियो केमिकल, केमिकल का जो साइकिल होता है उसे हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। एक चीज और कही गई है कि नेचर किस फॉर्म में वो रिजर्वायर प्रेजेंट है, मतलब कि आपका जो बायो जियो केमिकल साइकिल है इसमें जो आपका न्यूट्रिएंट है वो किस फॉर्म में, उसका जो रिजर्वायर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके आधार पे बायो जियो केमिकल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या कहा मैंने कि जो आपका न्यूट्रिएंट है उसका रिजर्वायर, जैसे नाइट्रोजन क्या है? जनरली उसका जो ज्यादा हिस्सा होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। वहीं पे फॉस्फोरस और सल्फर की बात करें तो उसका जो रिजर्वायर होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है या रॉक्स के फॉर्म में होता है। तो ऐसे में किस टाइप का उसका रिजर्वायर है, इसके हिसाब से हमने बायो जियो केमिकल साइकिल के जो न्यूट्रिएंट है उनको 2 हिसाब से बांटा है। एक है हमारे पास गैसियस साइकिल और दूसरा है हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल। क्या है? एक है हमारे पास गैसियस साइकिल, दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल का मतलब क्या कि जहां पे न्यूट्रिएंट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट का जो रिजर्वायर है वो ज्यादातर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा, उसका जो रिजर्वायर है जहां से वो उत्पन्न होता है, जहां से वो अवेलेबल फॉर्म में आता है वो ज्यादा से ज्यादा गैसियस फॉर्म में होता है। तो आपका कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सारे जो साइकिल हैं ये सारी साइकिल आते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर। सेडिमेंट्री का क्या मतलब होता है कि जहां पे जो मेन रिजर्वायर है वो क्या हो? सेडिमेंट्री हो, एटमॉस्फेयर में ना रॉक्स वगैरह में सेडिमेंट हो या कहीं पे भी वो सेडिमेंट्री फॉर्म में हमको मिले, तो ऐसा जो रिजर्वायर होता है इट्स कॉल्ड अ सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो वही चीज यहां पे दिया है कि बायो जियो केमिकल साइकिल नेचर के हिसाब से 2 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज द गैसियस साइकिल और सेकेंड वन इज द सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में हम क्या देखते हैं कि एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ मेजर रिजर्वायर ऑफ द एलिमेंट। जो एटमॉस्फेयर है ये मेजर रिजर्वायर की तरह काम करता है, हमारा जो गैसियस फॉर्म है वो है। नेक्स्ट में क्या है?
सेडिमेंट्री साइकिल, तो जो लिथोस्फीयर है, जो आपकी चट्टाने हैं, जो सेडिमेंट है, जो रॉक्स हैं, ये मेन रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से बायोजियोकेमिकल साइकिल का जो नेचर है वो गैसियस फॉर्म में, उसका रिजर्वायर प्रेजेंट है कि सेडिमेंट्री फॉर्म में है। इसके हिसाब से ये दो टाइप्स के होते हैं। अब हमारे पास जो एक और तरीका होता है, एक और क्लासिफिकेशन का बेसिक्स होता है बायोजियोकेमिकल का साइकिल का, वो है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो इनका ट्रांसफर है वो कितना ज़्यादा लेवल ऑफ रेंज को कवर करता है। तो उसके हिसाब से हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लोबल साइकिल और सेकेंड वन इज द लोकल साइकिल। आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि जो गैसियस साइकिल, जैसे नाइट्रोजन आज अगर गैस के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है तो हो सकता है हवा के साथ कल वो किसी और पार्ट ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हो, परसों किसी और पार्ट पे प्रेजेंट हो। तो जो गैसियस साइकिल होता है ये एक बड़ा रेंज कवर कर सकता है, तो ऐसे साइकिल को हम कहते हैं ग्लोबल बायोजियोकेमिकल साइकिल। और वहीं पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो रॉक्स जनरली यही होगा। रॉक्स को जब हम अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो वहीं के प्लांट लगभग उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो बहुत कम चांस होता है कि ये बहुत बड़ा एरिया देख पाए, जैसे वो कहते हैं ना मेंढक, कुएं का मेंढक। तो जो बायो सेडिमेंट्री साइकिल है या जो लोकल साइकिल है वो कुएं का मेंढक समझ सकते हैं, और जो गैसियस साइकिल है वो आप समझ सकते हैं कि समुद्र में कोई ऑर्गेनिज्म है, तो आज फ्लो के साथ इधर जा रहा है, कल उधर के देश में, परसों उधर के देश में, तो इसका रेंज जो है वो काफी बड़ा है। तो इसके हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि मोटा मोटी कि जो आपका गैसियस साइकिल है वो एक तरीके से ग्लोबल साइकिल कहलाता है, और जो आपका सेडिमेंट्री साइकिल है वो आपका क्या कहलाता है, लोकल साइकिल कहलाता है। ये मैंने गलत लिख दिया है क्या? एक मिनट, ये हेडिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जहाँ पे हमें ग्लोबल लिखना चाहिए था वहाँ पे हमने लोकल लिख दिया है। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, वरना फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट सही था, बस यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ और लिखा था और वो कहीं पे कुछ और टाइप हो गया है। ठीक है, तो ग्लोबल साइकिल क्या है? ग्लोबल साइकिल का मतलब है, सॉरी लोकल साइकिल का मतलब क्या है कि नो मैकेनिज्म फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल। लोकल का मतलब भी समझ में आ रहा है कि वो जैसे होते हैं ना, कुछ लोकल लोग होते हैं जो उसी एरिया में डिफाइनेट होते हैं, उन्हें पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का या ऐसी जगहों पे जाने का चांसेस कम होता है। जैसे आप कहते हैं लोकल ब्रांड्स होते हैं, तो उनके जो कस्टमर है वो लोकल एरिया में है, या लोकल कंपनी होती है तो उसकी कस्टमर लोकल एरिया में, वो ग्लोबली नहीं होती। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ग्लोबली काम करते वर्क करते हैं, या ग्लोबली उनके कंज्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, एक वाइड रेंज कवर करता है। आज उसके कस्टमर यहाँ पे, आज सेलिंग यहाँ हो रही, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है, कल वहाँ, परसों वहाँ, अदर कंट्री में, मतलब वर्ल्ड के पूरे हिस्से में वो अपना मालो काम करते हैं। तो वैसे ही ग्लोबल का मतलब एक बड़े रेंज में, जो कि गैसियस में पॉसिबल हो सकता है अगर कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो, क्योंकि गैसियस फॉर्म में कहीं पर भी जा सकता है। लोकल में क्या है कि एक डिफाइन एरिया में होता है, और ये सेडिमेंट्री साइकिल में देखने को मिलता है। अब हम देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक न्यूट्रिएंट साइकिल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एग्जाम में आपके डेफिनेटली कोई एक न्यूट्रिएंट साइकिल डिटेल में पूछता है कि नहीं पूछता है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है तो हर टॉपिक को डिटेल में यहाँ पे आपके लिए कराया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम छोटे छोटे वाले साइकिल्स को देखेंगे। जैसे गैसियस में सबसे पहला साइकिल अगर हम देखें तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल को कहीं ना कहीं आप साथ साथ में देख सकते हैं। पहले हम फिगर की सहायता से देख लेंगे, उसके बाद एक बार मैं आपको जनरल जो कह सकते हैं ओवरव्यू या कह सकते हैं जो समरी होता है क्लास का, वो आपको देखने को दे दूंगी। ऑक्सीजन साइकिल क्या है कि ऑक्सीजन एक एटमॉस्फेयर में कैसे काम करता है, उसे हम ऑक्सीजन साइकिल कहेंगे। अब ऑक्सीजन साइकिल में क्या है कि जैसे देखो, मान लो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, CO2 को लिया जाता है और H2O रहता है उसके साथ में, और जो गैसेस रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन।
मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि हम CO2 को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 जो है एटमॉस्फेयर में वो यूज की जा रही है और फलस्वरूप क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में इस फॉर्म में जा रहे हैं और इसी प्रोसेस में वाटर भी यूज किया जाता है और वाटर के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में यूज हो जाते हैं सॉरी दोनों के ऑक्सीजन मिला के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन हमारे पास CO2 में प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास C6H12O6 वाले 6 में और सॉरी ऑक्सीजन में, और जो हमारे पास H2O के पास था वो हमारे पास ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ऑक्सीजन इस फॉर्म में था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो यहाँ पे इस फॉर्म में था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन जो है इस तरीके से ट्रांसफर हुआ। अब क्या है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है और प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन जो है वो मान लो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे। कैसे? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रिस्पायरेशन में यूज होगा उसको बर्न करने के लिए, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, उसको हम बर्न करेंगे। जैसे अगर आपको रिस्पायरेशन की इक्वेशन याद हो तो रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे पास CO2 और H2O रिलीज होता है। तो ये क्या है कि जो पहले अवेलेबल फॉर्म था उससे इस फॉर्म में गया, उससे इस फॉर्म से फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये साइकिल कहलाती है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। लगे हाथ आप इसमें कार्बन साइकिल भी समझ सकते हो कि जो कार्बन पहले CO2 के फॉर्म में था वो अब ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में हो गया, ये प्लांट में जाएगा, प्लांट से फिर हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, जिसमें जाना होगा वहां जाएगा, और फिर हर पार्ट से कुछ पार्ट जो है यहाँ पर रिस्पायरेशन में यूज हो जाएगा और कुछ जो है डिकम्पोजिशन द्वारा फर्दर जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल कहलाती है कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल द सिंपलेस्ट साइकिल जो है कि आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखने को मिलेगी। क्या दिया गया है कि एक प्लांट है, यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा होगा जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 है उसको ये यूटिलाइज कर रहा है। एटमॉस्फेयर में, आई थिंक ब्लैक आपको यहाँ पे विजिबल होगा, एटमॉस्फेयर में नहीं, ब्लैक इज नॉट गुड ऑप्शन। देखिए एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट आपके पास CO2 है, ये CO2 को यूज कर रहा है एक प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसे ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, कार्निवोरस या हर्बीवोरस, या फिर इसकी अगर डेथ होती है तो डिकम्पोजर, तो कोई भी अगर करेगा उसको ऑर्गेनिक फॉर्म को यूज, तो क्या होगा कि चाहे तो ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे तो ये फॉसिल्स वगैरह सिंथेसाइज कर लेगा, मतलब अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एनिमल रिस्पायरेशन करेगा तो फर्दर ये CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। इसकी बॉडी को अगर जब डेथ होगी तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर स्टोर है वो फिर से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर एक और सोर्स होता है जो हम फॉसिल्स फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, वो जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज कर देता है। तो आपको यहाँ पे अगर इसको समझना है तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम CO2 साइकिल को और जो है कि कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल को एक साथ समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हमारे पास एक प्लांट है जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये करेगा क्या, यूटिलाइज करेगा CO2 को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, CO2 को और H2O को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, और कन्वर्ट कर देगा इसको ऑक्सीजन गैस में जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कि ये होगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर यूज होगा किसमें, रिस्पायरेशन में। ये जो ऑक्सीजन है ये फर्दर यूज होगा रिस्पायरेशन में, और जो आपके पास C6H12O6 है ये भी यूज होगा रिस्पायरेशन में। मतलब कि कोई हर्बीवोरस, कोई भी मान लो कंज्यूमर जो है वो इसके ऊपर, जो प्लांट के ऊपर जो है फीड करेगा, तो इसका ये जो है कि यूज हो जाएगा रिस्पायरेशन में। कुछ पार्ट जो है ये प्लांट ही यूज कर लेगा और कुछ पार्ट जो है वो आपका कंज्यूमर यूज कर लेगा। अब होगा क्या कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा आपके पास CO2 सिंथेसाइज होगी और आपके पास इसके प्रोसेस के थ्रू क्या होगी, H2O सिंथेसाइज होगी।
ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये जो आपके पास ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर कभी कभी फॉसिलाइजेशन में भी जा सकता है। मतलब कि ये ऑर्गेनिक मैटर जो है अगर ये फॉसिलाइज्ड हो जाता है, ये ऑर्गेनिक मैटर अगर फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिलाइजेशन में जाता है, मान लो फॉसिल फ्यूल बन जाता है, तो इस फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे, जब ये फॉसिल फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, तो ये फर्दर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, और ये CO2 और H2O जो है ये फर्दर फोटोसिंथेसिस में जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जितना भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं वो फोटोसिंथेसिस से जनरेट होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन जनरेट होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है, दोनों ही कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाता है। वो कंज्यूमर जो है, जो भी कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक मैटर, उसको बर्न करने के लिए वो ऑक्सीजन यूज करेगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल दोनों साथ साथ में रन करती है। जब कोई प्लांट की बॉडी, मान लो प्लांट की या एनिमल की बॉडी फॉसिलाइज्ड हो जाती है, तो कुछ कार्बन और ऑक्सीजन का जो मैटर है, जैसे इस तरीके से इस फॉर्म में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इन फ्यूचर अगर उस फॉसिल को बर्न किया जाता है तो ये जो कार्बन स्टोर रहता है एज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, वो फर्दर जो है हमारे पास CO2 का एक अवेलेबल फॉर्म बन जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। सो इस तरीके से हम कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल को समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं, और अगर आपको एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा ओवरव्यू था जो कि आपको डिफाइन करता है कि किस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल किसी इकोसिस्टम में रन करती है। ये है कार्बन साइकिल का एग्जांपल जो कि काफी सिंपल है, और ये ऑक्सीजन साइकिल का, ये कार्बन साइकिल का देख लीजिए। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो फिर फोटोसिंथेसिस द्वारा कन्वर्ट होगा, डिकम्पोजिशन रेस्पिरेशन द्वारा फर्दर वो CO2 जो है एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल बर्न होने से आएगा, और वो फॉसिल्स बनेगा कैसे, ऑर्गेनिक मैटर का जो है कि अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से। तो वही जो 4 स्टेज हमने बताए थे, वही चारों स्टेज में ये कंडीशन भी चल रही है। अब हमारे पास आता है क्या, सेट, ये हमारे पास था गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में एक हमारे पास एग्जांपल और है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, उसने नाइट्रोजन साइकिल तो कभी ना कभी पढ़ाई होगा। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होता है वो बायोलॉजिकल या एबायोलॉजिकल फॉर्म में, जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह की वजह से या फिर बायोलॉजिकली जो है वो सॉइल में फिक्स किया जाता है। सॉइल में फिक्सेशन जो है वो रूट नोड्यूल्स के द्वारा भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। जो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो सॉइल में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ जो है वो लेग्यूमिनस या नॉन लेग्यूमिनल प्लांट्स के साथ, उनके रूट के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो न्यूट्रिएंट जो है आपके पास नाइट्रोजन का अवेलेबल फॉर्म है, पहले ये नॉन अवेलेबल फॉर्म में था, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, अब ये क्या है, इनऑर्गेनिक का अवेलेबल फॉर्म हो गया है। अब ये इनऑर्गेनिक का जो अवेलेबल फॉर्म हो गया है, ये प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फर्दर जो है कि ये मान लो कि किसी कार्निवोरस द्वारा या किसी कंज्यूमर द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनकी बॉडी की जब डेथ होगी तो इन्हें, इनके जो प्रोटीन्स होंगे या इनके जो नाइट्रोजन होंगे उनसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर उसे अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अमोनियम फिर से जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में स्टोर जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, नाइट्रोजन का अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म है, उसे फर्दर जो है नाइट्रोजन के अनअवेलेबल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये साइकिल है जो कि आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताती है कि किस तरीके से नाइट्रोजन का ट्रांसफर होता है। मतलब कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक अनअवेलेबल फॉर्म है। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा इनऑर्गेनिक मैटर को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि प्लांट द्वारा मान लो एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं, उसे फिर ट्रांसफर किया जाता है मान लो कंज्यूमर में, या फिर आपके पास डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज किया जाता है। तो जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उन्हें जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड को फिर अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनियम आयन से फर्दर जो है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में, मतलब इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक का अवेलेबल फॉर्म होता है। फिर नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है ये अवेलेबल फॉर्म को फर्दर इनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसके लिए, गैसियस साइकिल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में छोटा छोटा देख लेते हैं। हमारे पास सल्फर और
फॉस्फोरस साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस साइकिल जो है उसका जो मेन रिजर्वायर है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह है। जैसे देखिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है तो ये इन्होंने फॉस्फोरस को कंज्यूम किया, फिर ये ज़ूप्लैंक्टन्स के पास आए और फिर इनकी बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, डिकम्पोज हो जा रही है, मतलब क्या इनकी डेथ हो जा रही है। तो डेथ होने के बाद इनकी बॉडी यहाँ पे सेडिमेंट हो जा रही है जो कि फॉस्फोरस का एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा। और ये जो है इनकी बॉडी जब डिकम्पोज नहीं हो पा रही तो ये फिर सेडिमेंट्री फॉर्म में चले जा रहे हैं। जो सेडिमेंट्री फॉर्म में हमारे पास फॉस्फोरस है वो क्या हमारा फॉस्फोराइजेशन हो जा रहा है, तो फिर बाद में क्या होगा कि ये फॉस्फोराइजेशन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर इनअवेलेबल फॉर्म में हो गए। जब ये ऑर्गेनिक मैटर इनअवेलेबल फॉर्म में हो गए तो फर्दर जब इनको हम निकाल के कोल वगैरह जलाएंगे तो ये अवेलेबल फॉर्म में आएंगे, या फिर जो सेडिमेंट्स के फॉर्म में, जो सेडिमेंट्स या रॉक्स के फॉर्म में जो स्टोर हैं, इनकी जब वेदरिंग होगी, जब सॉइल फॉर्मेशन होगा तो वहां से हमारे पास फॉस्फोरस रिलीज होंगे और ये जो रिलीज फॉस्फोरस है ये प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। जिससे कि यहाँ पे देखिए रॉक्स दिखाया गया है, रॉक्स में हो रही वेदरिंग के फलस्वरूप जो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर था उसे अब अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया वेदरिंग के फलस्वरूप। और इसके लिए क्या हो रहा है, अब ये प्लांट जो है इस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट क्या कर सकता है, इस अवेलेबल फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इस प्लांट को चाहे तो कंज्यूमर यूज करे, या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फॉर्म को क्या हो रहा है, इस फॉर्म को कंज्यूमर यूज कर रहा है, या फिर इनकी डेथ के बाद ये फिर से जो पार्ट है, जो ऑर्गेनिक मैटर है फॉस्फोरस, वो फिर से सॉइल में इंटर कर जाएगा और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप ये फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉस्फोरस साइकिल के बारे में है कि यहाँ पे हमारे पास वेदरिंग के फलस्वरूप जो इनऑर्गेनिक मैटर अनअवेलेबल फॉर्म में था वो अवेलेबल में आएगा, प्लांट में जाएगा। प्लांट की बॉडी अगर डिकम्पोज जाती है तो वो फर्दर जो है कि हो सकता है कि जो कि फिर सॉइल से किसी और प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, या फिर उसका सेडिमेंटेशन हो सकता है। अगर वो मान लो सॉइल ऐसे एरिया में जहाँ सेडिमेंट्री रॉक बन रहे हैं तो वो सेडिमेंट्री में रॉक्स में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, वो फर्दर जो है वो अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो उसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर से कंज्यूमर से जो है कि डिकम्पोजर, फिर कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर, इसी फॉर्म में जो है साइक्लिक फॉर्म में जो है चलता रहेगा। तो ये फॉस्फोरस साइकिल है। ये भी एक फिगर है फॉस्फोरस साइकिल का, आपको सिंपली देखने को मिल रहा है कि फॉस्फोरस साइकिल रॉक्स में है, जो सॉइल में है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। फिर ये जो है PO4 मतलब इनके फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ATP वगैरह बनाता है और डिकम्पोजिशन में यूज होता है। यह है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल में भी सेम चीज होती है कि ये सेडिमेंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हम फॉसिल्स वगैरह बर्न करते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी सल्फर होता है, मतलब देखिए सल्फर एक ऐसा साइकिल है जो कि ज्यादातर हिस्सों में जब स्टोर रहता है तो ये स्टोर रहता है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में, मतलब सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है। लेकिन कुछ एक शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ के लिए ये एटमॉस्फेयर में भी जाता है। तो जब भी बारिश वगैरह होती है तो ये जो सल्फर है ये फर्दर जो है हमारे वाटर के साथ या रेन के साथ जो है फर्दर जो है वो हमारे अर्थ पे आ जाता है, जिसे हम रेन एसिड रेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है और ये जो सल्फर का फॉर्म है ये फर्दर जो है सॉइल में आके मिक्स हो जा रहा है, और ये जो सल्फर है ये इस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जा रहा है। फॉसिल्स के बर्न वगैरह होने से भी ये जो है कि फिर जा रहा है और इसका भी सेडिमेंटेशन हो सकता है। तो ये क्या है, ये है हमारा सल्फर साइकिल, जो कि इस तरीके से हमने न्यूट्रिएंट साइकिल के जो डिफरेंट एग्जांपल थे, जैसे कि हमारे पास हो गया नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल। ये 5 जो साइकिल थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आ गया होगा। वो मैंने 4 जो रिजर्वायर बताया है, अगर आप उसे भी डिटेल में एग्जांपल में सेट कर देते हैं और उन रिजर्वायर के जो डिफरेंट अवेलेबल फॉर्म हुए हमारे नेचर में वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिकम्पोजिशन के बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे कुछ MCQs देखने का, जो कि इकोसिस्टम वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि हमने मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम के टाइप करने हैं और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन करने हैं। देखिए यहाँ पे इकोलॉजी हमने कर लिया, फैक्टर्स कर लिया, इंटरैक्शन कर लिया, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को कर लिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कर लिया, एनर्जी फ्लो कर लिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन हमने पूरा कर लिया, फूड चेन फूड वेब कर लिया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कर लिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कर लिया और उसके कंपोनेंट्स कर लिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ इकोसिस्टम करना है और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन करना है। यही टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जो कि हम फटाक से कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में, जहाँ पे हम डिकम्पोजिशन के बारे में समझने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।